जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गुमेंट राइटिंग के बारे में। सीएपीएफ पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट राइटिंग। दो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 20 मार्क्स ईच, तो ये हो जाता है 40 मार्क्स। और इसमें आपको कोई ऑप्शंस भी नहीं मिलती हैं जैसे कि एसे राइटिंग में मिलता है। ये आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों ही आपको लिखने हैं और दोनों ही इंग्लिश में लिखने हैं। इसमें आपके पास हिंदी का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 40 मार्क्स का पार्ट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसे की तरह ही है ये। दो ऐसे के जब हम टाइप्स को देखते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आती है आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ ऐसे। तो कुछ उसी को आप कह सकते हैं कि उसका एक सब पार्ट है, बट इट हैज टू बी रिटन इन अ सर्टन कंटेक्स्ट और सर्टन वे। ठीक है, इट इज नॉट ऐसे पर से। ठीक है, ऐसे में जो है लिखने का तरीका कुछ अलग है, आर्गुमेंट राइटिंग को लिखने का तरीका अलग है। तो आज के सेशन में मैं कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करूंगा, हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे। आर्गुमेंट राइटिंग में जो चीजें को आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है आर्गुमेंट, क्या होता है क्लेम। क्लेम है ना। अच्छा, ये एक मैंने जानबूझकर ये जो है जिफ डाला है क्योंकि हम डेली बेसिस पर ये क्लेम आर्ग्यूमेंट अपने घर में अलग अलग चीजों को लेकर करते रहते हैं। अमूमन कॉलेज में गए तो कॉलेज में अगर आपको अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, अब आपको लगता है मैं कॉलेज में चला गया हूं, एक थोड़ा अच्छा मोबाइल फोन चाहिए, तो हम उसको लेकर अपने तर्क रखते हैं घर में। आपको बाइक चाहिए या टू व्हीलर चाहिए, उसको लेकर आप तर्क रखते हैं। लैपटॉप चाहिए, कुछ भी, मतलब जनरली जो है हम इस तरीके के अपने पेरेंट्स के सामने तर्क रखते हैं। हम दोस्तों में भी अलग अलग तरीके के किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए तर्क रखते हैं। तो वही चीज हम यहां पर थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और मैं उसके साथ आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले आर्गुमेंट के बारे में ये कुछ चीजें समझते हैं। ठीक है, एक देखो आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट होता है एक पोजीशन ऑन एन इशू और अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के लिए ये है कि मैं आपसे पूछूं फार्म लॉज। ठीक है, 3 फार्म लॉज जो कि सरकार ने वापस ले लिए थे, आपकी क्या राय है उसको लेकर। अब जनरली आर्गुमेंट राइटिंग ऐसे टॉपिक पे पूछा जाता है जो जहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, होना चाहिए नहीं होना, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, या मैरिज एज को बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हिजाब स्कूल्स में अलाउ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको लेकर बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं दोनों तरफ के। तो सबसे पहले आर्गुमेंट क्या है, एक पोजीशन है। आप एक चीज को लेकर मतलब एक अपना पोजीशन लेते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सरकारी नौकरी बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारी डिबेट्स जो हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हम अपने डेली बेसिस पर अपने फैमिली फ्रेंड्स जो है और जो हमारा एक सर्कल है उसमें करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। अननोइंगली भी इस तरीके की डिस्कशन हम करते हैं। तो ये पोजीशन है किसी भी इशू या किसी भी प्रॉब्लम पर जो हम क्लेम करते हैं। ठीक है, सो सपोर्ट इट विद रीजंस। हम उस चीज के लिए बहुत सारा डाटा भी देते हैं, देखो वो डाटा है। ठीक है, उसके लिए हम एग्जांपल्स ढूंढकर कोट करते हैं कि देखिए वहां उस केस में उस कहानी में ऐसा हुआ था, तो उसको हम उस तरीके से वहां पर कोट करने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पार्लियामेंट। किसी भी देश की पार्लियामेंट, एक तरफ सरकार है एक तरफ ओपोजिशन है, वो अपने क्लेम और काउंटर क्लेम्स रखते हैं। वो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के तरीके से एग्जाम्पल्स को वहां पर कोट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो एविडेंस, इन ऑर्डर टू राइट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, यू शुड कंसीडर एंड काउंटर अपोजिंग साइड। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि काउंटर का क्या पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कि अगर मैं ये पॉइंट रखूंगा तो दूसरी तरफ से क्या पॉइंट आएगा, उसको मैं कैसे काउंटर करूंगा। ठीक है, चलिए। तो 5 मेन चीजें हैं, मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले ना, एक तो ये है कि मैं बोलूं कि आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये है कि एक 5 पॉइंट लिखने हैं इसके फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट में। ये तो एक लाइन का आंसर है, आपने लिख दिया। ये बहुत ही, कहते ना, बहुत सतही नॉलेज है, बहुत सुपरफिशियल है। थोड़ा सा हम डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब आप आंसर लिखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आपके ध्यान में हो। ठीक है, चलो। सो क्लेम, एविडेंस, रीजनिंग, अपोजिंग क्लेम, काउंटर क्लेम। क्लेम क्या होता है?
ठीक है, क्लेम होता है जो आपका ओपिनियन है उस इशू पर। अब यहां पर आपको काइंड ऑफ दोनों ही लिखने हैं आपको। ऐसे मान लो कि सरकार की बात को भी लिखना है और ऑपोजिशन की बात को भी लिखना है, और इंडिपेंडेंट न्यूट्रल तरीके से लिखना है। बट स्टिल जब आप सरकार की बात कह रहे हैं तो सरकार के व्यू पॉइंट से आप क्या क्या उनके ओपिनियन है, ठीक है। तो यहां पर ओपिनियन की बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपोर्ट राइटिंग में मैंने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि ओपिनियन नहीं लिखना है, वहां पर फैक्ट्स को लिखना है। यहां पर ओपिनियन है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। सो ओपिनियन या पोजीशन उस इशू को लेकर। अच्छा, आप उस इशू को लेकर आप क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं। एविडेंस कैसे हो सकते हैं, फैक्ट हो सकता है, ठीक है जी। जो आपके क्लेम को सपोर्ट करता है, ये फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई डाटा हो सकता है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा हो सकता है, एनेक्डोट्स हो सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने कहा कि जी फलाना कोई नोबेल लॉरिएट था, ठीक है, या स्पोर्ट्स के बारे में बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं कोई बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन उसने ये बात कही, ठीक है। तो जनरली बहुत बड़े लोगों की बात को हम कोट करते हैं या उनके ओपिनियन को अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बातें हम वहां पर रखते हैं, ठीक है। तो क्लेम जो हमने पोजीशन ली उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस, वो फैक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉपर फैक्ट्स हो सकते हैं, वो किसी और का ओपिनियन भी हो सकता है जिससे हम अपने ओपिनियन को और काइंड ऑफ जस्टिफाई कर रहे हैं। इट इज लाइक के एक आम व्यक्ति, एक किसी बड़े व्यक्ति, कोई भी, वो सिनेमा का क्षेत्र में हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, बिजनेस लीडर हो सकता है, जिसने वो बात कही तो उससे आप अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि हाँ देखो ये भी वो बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लेम, उसको एविडेंस। रीजंस, स्टेटमेंट्स हैं जो आपके क्लेम को सपोर्ट करते हैं, आप रीजंस देते हैं, ये एज के रीजंस हैं। रीजनिंग उसका तर्क है, उसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे आप उस एविडेंस को लेकर अपने क्लेम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तरीका क्या है, उस एविडेंस को आप यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है पॉपुलेशन डाटा है, मान लो मैं कहता हूं अभी तो सेंसस नहीं हुआ, 2011 का सेंसस है, ठीक है, 2011 के सेंसस से या कोई भी ऑफिशियली डाटा आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डाटा आता है, उस डाटा को लेकर आप अपने तर्क को कैसे रखते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रिसेंटली सरकार का, या सरकार में जैसे एक संजीव सान्याल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ये डाटा रिलीज करते हैं, रैंकिंग रिलीज करते हैं, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है। उनके जो क्राइटेरियाज हैं वो ओपन नहीं है, पब्लिक में नहीं है। किन क्राइटेरियाज पे आप ये कहते हैं कि ये इंडेक्स में इंडिया का ये रैंक है, ठीक है, आपने बहुत सैंपल साइज आपका बहुत छोटा है, तो ये क्या है, एक क्लेम है, एक पोजीशन है। आप कहेंगे अच्छा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को आप मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपने उस क्लेम, एक क्लेम करा, उसके लिए आपने आर्ग्यूमेंट रखे, ठीक है, आपने उसके लिए एविडेंस क्या रखा, आपने कहा कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, इसको लेकर सैंपल साइज छोटा है, तो आपने अपनी रीजनिंग दी, अपने अपना आपने जो है 1 2 3 पॉइंट्स अपने रखे उसमें, ठीक है जी। फिर आपका अपोजिंग क्लेम आएगा। अपोजिंग क्लेम क्या होता है, ऑब्जेक्शन दैट यू एंटीसिपेट फ्रॉम द अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप कहीं ना कहीं एंटीसिपेट करते हैं कि अगर जब मैं ये रखूंगा तो सामने से ये क्लेम आएगा, या सामने से इसको काउंटर किया जाएगा, ठीक है, या ये बात कही जाएगी, तो फिर आप उसको काउंटर करते हैं, ठीक है, इस क्लेम को। तो कुल मिला के ये डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजों में करते हैं। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक एडवाइजर का एग्जांपल दिया, हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कहता है कि सबको एक सरकार के द्वारा सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको कहा कि हर व्यक्ति को इंडिया में, हर फैमिली हाउस होल्ड को 2,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। जैसे अभी 2024 के इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि 1,00,000 रुपया मिलेगा, मतलब सबको नहीं, बट उन्होंने कहा कि काफी बड़ी पॉपुलेशन को 1,00,000 रुपया साल का दिया जाएगा, लगभग 8,000 रुपए महीना, ठीक है। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स 2,000 पे, 2,100, कोई 3,000, कोई 1,000, इस तरीके से पैसे दे रही हैं महिलाओं के अकाउंट में। तो ये भी एक तरीके से यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहता है कि सबको यूनिवर्सल, क्यों, क्योंकि वो ये कहता है कि भाई जब आप सब्सिडी देते हो तो कुछ लोगों को मिलती है, और कुछ लोग ऐसे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती है,
ठीक है, अब आपके जब मैं ये क्लेम दे रहा हूं, ये मैं पॉइंट रख रहा हूं, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट जरूर आ रहा होगा कि यार 2,000 रुपया सबको कैसे मिल सकता है? 30 करोड़ 40 करोड़ परिवार हैं भारत में, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, हर परिवार में मान ली 4 से 5 लोग हैं एवरेज, तो 30 से 40 करोड़ हाउस होल्ड होंगे, तो सबको कैसे दे सकती है सरकार? तो इसको लेकर आपका, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब क्लेम मैंने क्या किया, मैंने क्लेम किया कि इंडिया जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इंप्लीमेंट करना चाहिए टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंश्योर कि सबको एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ठीक है जी। तो ये मेरा क्लेम है। अब इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या एविडेंस दिया कि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में क्वासी यूबीआई जो है, उन्होंने कहा, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में एक पूरा चैप्टर था इसको लेकर, उन्होंने कहा कि ये 4 to 5% ऑफ जीडीपी कॉस्ट करेगा, रिप्लेस सब्सिडीज को रिप्लेस करेगा और पॉवर्टी को इफेक्टिवली टारगेट करेगा। तो ये मैंने क्या किया, इकोनॉमिक सर्वे को सबका से डाटा लिया और उसको सपोर्ट किया। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इवन गवर्नमेंट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से एक दिन पहले आता है, उसने ये बात कही है। ओके, रीजनिंग यूबीआई इज फाइनेंशियली फिजिबल, वो कह रहा है, जो अभी आपके दिमाग में पॉइंट था कि नहीं नहीं सबको कैसे पैसा दिया जा सकता है, तो वो ये कह रहा है कि नहीं, फाइनेंशियली फिजिबल है, दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडीज को मर्ज करके आप एक मुश्त अमाउंट दे दो, मतलब आप कहो कि 200 रुपया इसमें, 300 रुपया इसमें, 100 रुपया इसमें, ये सारा अलग अलग देने के बजाय एक मुश्त अमाउंट दे दो, 2,000 रुपये दे दो, कि भाई उसके बाद तुम्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये एक बेयर मिनिमम है, तुम इसका राशन खरीदो जाके ये इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मान लो, एलपीजी सब्सिडी मान लो, कुछ भी मान लो अब इसको, ठीक है। सो मोर एफिशिएंट देन सब्सिडीज, ठीक है जी, क्योंकि लीकेजेस नहीं होंगे, जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और पॉवर्टी को डायरेक्टली, बट इसका काउंटर क्लेम, सॉरी अपोजिंग क्लेम क्या होगा, यूबीए को डिस्करेज वर्क, बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट भी आया होगा, क्या ऐसे तो लोग सारे निकम्मे ठल्ले हो जाएंगे, आराम से बैठेंगे कि पैसा तो आ ही रहा है, सरकार तो दे रही है, फ्री में पैसा दे रही है, हाँ, फ्रीबीज, अब कहते हैं फ्रीबीज कल्चर, तो फिजिकल रिसोर्सेज पर स्ट्रेन होगा और डिपेंडेंसी बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि एक बार आपने दे दिया फिर हटाना मुश्किल है, ठीक है, एक तरीके से पॉलिटिकल टूल हो जाएगा। अब ग्लोबल जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि बेसिक इनकम वर्क एफर्ट को रिड्यूस नहीं करता, रादर व्यक्ति को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। उसको लगता है कि बियर मिनिमम बिल्कुल खाने लायक मेरे पास है, बेसिक्स हैं, ठीक है, पर इसके बियॉन्ड भी तो मेरे को जाना है, ठीक है, इसके बियॉन्ड भी मेरे को बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, कपड़े, बेसिक चीजें चाहिए, ठीक है। सो यूबी कैन रिप्लेस सब्सिडीज विदाउट मेजर फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने एक क्लेम, एक पॉइंट रखा, उसको एविडेंस से सपोर्ट किया। अब आपको आर्गुमेंट राइटिंग में दोनों पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एक तरफ ऐसे समझ के चलो कि आप यूबीए को सपोर्ट कर रहे हो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को। अब इसके सपोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इसके सपोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हो और उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हो एविडेंस से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वो एक ऐसा लगेगा कि हवा में बात की हुई है, ठीक है जी, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है आपका मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, कि मिनिमम एज जो है बढ़ा देनी चाहिए। बीच में आता है ना कि 18 साल है लड़कियों के लिए, जो इंडिया में ऑफिशियली मैरिज एज है, तो वो बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। इसको लेकर काफी डिबेट हुई, क्या ऐसा होना चाहिए। अब इसको लेकर दो ओपिनियन है। अब एक पॉइंट है, आप कहें कि हाँ जी होना चाहिए, ठीक है। आप अब इसको लेकर क्या तर्क रख रहे हैं, आपने कहा कि होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूछेगा क्यों होना चाहिए भाई साहब, तो आप कह रहे हैं कि जी इससे जो लड़कियां हैं वो अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उनकी हेल्थ इंपैक्ट होती है, क्योंकि फिर जो है जल्दी प्रेगनेंसी होगी, वो इंपैक्ट होता है। दूसरा, वो पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाती हैं, ठीक है जी, डिपेंडेंसी रहती है इसकी वजह से, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, जल्दी शादी हो गई। तो इस तरीके के ये सारे आपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, ठीक है। तो आपने जब ये आर्ग्यूमेंट रखा, ठीक है, शुड बी रेज टू 21, तो आपने उसको लेकर एविडेंस दिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि अर्ली मैरिज इज लिंक्ड टू हायर मैटरनल मोर्टेलिटी, इससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा देखा गया है जिनमें अर्ली मैरिज है,
जिनमें थोड़ा मैरिज लेट होती है, मान लो 24 25 बियॉन्ड, तो उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। ठीक है, और ठीक है, लोअर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, और जिनकी ऑब्वियसली शादी जल्दी हो गई, वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है, ये आपने सपोर्ट कर दिया, एक अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट कर दिया। अब रीजनिंग, ठीक है, आपने कहा कि डिलेइंग मैरिज जो है, महिलाओं को समय नहीं मिलता हायर एजुकेशन का, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और मैटरनल हेल्थ प्रभावित होती है। ठीक है, अच्छा, अब अपोजिंग क्लेम क्या है कि रेजिंग एज कुड लीड टू मोर इलीगल मैरिजेस, कि भाई बहुत सारा सोसाइटी, भाई देश बहुत बड़ा है, ठीक है, एक बहुत अर्बन सिटीज का कल्चर है जहां पर लेट 20s में शादी हो रही है, अर्ली 30s में। ठीक है, मतलब ऐसा कोई उसको लेकर बहुत बड़ा टैबू नहीं है कि इतना लेट मैरिज क्यों हो रही है, बट कुछ जगह पे बहुत जल्दी मैरिज आ रही है, 17 18 में। ठीक है, तो या उससे पहले भी, ठीक है, उससे पहले खैर ऑफिशियली इलीगल है, बट बहुत जगह ये हो रही है। तो अब उससे क्या होगा, इलीगल मैरिजेस बढ़ेंगी। फेल टू एड्रेस रूट इश्यूज लाइक पॉवर्टी, वो कह रहे हैं कि भाई मेन इशू जल्दी शादी का जो है वो पॉवर्टी है, गरीबी है, आप उसको एड्रेस कर नहीं रहे हैं, आप कुछ और इशू पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है। फिर आपने उसका काउंटर क्लेम, तो लीगल रिफॉर्म, अवेयरनेस, भाई ऐसे तो चाइल्ड मैरिज पहले भी थी, सती प्रथा थी, तो कहीं ना कहीं लॉ आया, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट की गई, ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए ताकि चाइल्ड मैरिजेस कम हो। किसी समय से पे लगभग 200 साल पहले सती प्रथा को भी बंद किया गया। तो कई बार आपको स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ते हैं, एक सोशल चेंज लाने के लिए अवेयरनेस तो चाहिए चाहिए, बट एट द सेम टाइम लीगल बैकिंग भी चाहिए, नहीं तो वो चलता रहेगा वो चीज। ठीक है, तो अब आपने बेसिकली क्लेम लिया। द आइडिया हेयर इज टू टेल यू, मैं आपको बर्डन नहीं करना चाह रहा इतनी सारी चीजें आपको सोच के, बट आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्लेम जो आप आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स लिखने हैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये है, कहीं ना कहीं वो ओपिनियन है, कहीं ना कहीं उसको आपने सपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, रिपीलिंग ऑफ फार्म लॉज। ठीक है, तो आपने कहा कि जी फार्म लॉज हाँ वाज नेसेसरी, अब आपने कहा कि रिपीलिंग ऑफ फार्म लॉज जरूरी थे। ठीक है, फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फेयर प्राइस मैकेनिज्म थ्रू एमएसपी। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि एविडेंस क्या है कि फार्मर यूनियंस और स्टेट ने आर्ग्यू किया कि अगर एमएसपी वीक होगा तो छोटे किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अब छोटे किसान लगभग 85% हैं, ठीक है, 85% क्या है, छोटे किसान हैं। उनको अगर एमएसपी नहीं मिलेगी, शॉर्ट प्राइसिंग नहीं मिलेगी, तो वो डिस्ट्रेस में और डेट में चले जाएंगे। बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस के वो एक तरीके से गुलाम बन के रह जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से मॉडर्न स्लेवरी जिसको कहा जाता है। बट अब आपका इसका अपोजिंग क्लेम क्या है, लॉज वर असेंशियल टू फ्री द मार्केट। सरकार का पहले आर्ग्यूमेंट क्या था कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट को फ्री करने की जरूरत है। एक किसान एक एपीएमसी मंडी में जाके ही क्यों बेचे, कहीं पे भी बेचे वो, तो उसको फ्रीडम देना, उसको ऑप्शंस देना। उससे क्या होगा, जब मार्केट फोर्सेज आएंगी, तो मार्केट फोर्सेज, ये देखा गया है अमूमन, जैसे हमने 1991 के बाद देखा है कि जिन जिन सेक्टर में हमने मार्केट फोर्सेज को अलाउ किया, वो सेक्टर काफी ग्रो करे। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, अब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर सकते हैं। आपका एयरलाइंस का, सिविल एविएशन का सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं जो काफी ग्रो किए आफ्टर जब उनको ओपन अप किया गया। सो अब काउंटर क्लेम, विदाउट सेफगार्ड कॉर्पोरेट मोनोपोलीज होंगी, स्मॉल फार्मर्स को नुकसान पहुंचेगा, उनकी अर्निंग्स प्रभावित होंगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये है आपके आर्ग्यूमेंट। मतलब अगर आपने आर्ग्यूमेंट सोच लिए पेपर में, मान लो आपने 5 पॉइंट सोच लिए आर्ग्यूमेंट के कि उसके फेवर में क्या है, तो उन्हीं से आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बन जाएंगे, या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी बन जाएंगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट फॉर लिख पा रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दी, आर्ग्यूमेंट, क्लेम, एविडेंस, समराइज। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड आप एक क्लेम, एक पोजीशन ले रहे हैं कि ये है कुछ भी, मतलब वो आपकी, बेशक आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, आप वहां पर एक थर्ड पर्सन की तरह दोनों पक्षों के बारे में लिख रहे हैं कि एक पक्ष ये कहता है 4-5 पॉइंट, दूसरा पक्ष ये कहता है, उसको लेकर वो क्या एविडेंस देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, तो टेक अ पोजीशन, गैदर एविडेंस, अपने आर्ग्यूमेंट को लॉजिकली लिखो, और काउंटर आर्ग्यूमेंट, फिर आप ऑब्वियसली इसमें आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में लिखना है। तो डूज एंड डोंट्स क्या है,
आई होप जो है अभी तक चीजें समझ आ रही हैं, मैंने एग्जांपल्स के साथ भी आपको बता दिया। सो डूज एंड डोंट्स क्या है, ठीक है, प्रेजेंट अ क्लियर स्ट्रॉन्ग क्लेम, ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट जो है फर्म स्टैंड ऑन द इशू, बी अनएम्बिगुअस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक लिख रहे हो तो उसी में आप उसका काउंटर भी लिख रहे हो, पहले बिल्कुल क्लियरली उसके फेवर में जो पॉइंट है वो लिखो, फिर उसके काउंटर में लिखो, ठीक है। बैक योर आर्ग्यूमेंट विथ फैक्ट्स, ठीक है, उसमें आप सरकार, देखो एक और चीज है, जो आप जब बैक कर रहे हो, एविडेंस ले रहे हो, तो कोशिश करो कि फैक्ट्स हो, वो ये नहीं होना चाहिए किसी और का ओपिनियन है उससे आप अपना ओपिनियन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि वो भी उसका ओपिनियन है, वो हो सकता है उसका ओपिनियन, कोई बेशक वो कितना ही बड़ा व्यक्ति है, हो सकता है उसका वो ओपिनियन जो है वो भी शायद फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो, ठीक है, उसके पीछे उसकी कुछ और मंशा हो। तो इट इज बेटर कि आप डाटा लो, और डाटा भी सरकारी डाटा जो इंपॉर्टेंट या तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस का है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, यूनाइटेड नेशंस का। बहुत सारी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, सो कॉल्ड एनजीओज हैं, सो कॉल्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना अपने इंडेक्सेस, अपना डाटा रिलीज करती हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है किसी को नहीं पता, किसने वो डाटा कलेक्ट किया किसी को नहीं पता, उसके बेसिस पे इंडिया को आपने कह दिया कि जी ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा डाटा नहीं लेना है, ठीक है, अवॉइड दैट डाटा, क्योंकि वो डाटा जिसने दिया है, जिसने वो आर्ग्यूमेंट, वो भी एक तरीके से आर्ग्यूमेंट रख रहा है, वो आपके आर्ग्यूमेंट को, आपके ओपिनियन को शेप अप करना चाह रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एज एन अवेयर सिटीजन, कहीं ऐसा तो नहीं कि रैंडमली कोई भी, मैं भी यहां पे बैठ के दिल्ली में बैठा हूं ऐसे ही कह दूं कि जी ये फेल्ड स्टेट है, जी ये वो है, ठीक है, अपने ही 10 लोगों को कलेक्ट कर लूं, 10 लोगों का बोलूं जी मैंने डाटा कलेक्ट किया और मैंने एक इंडेक्स पब्लिश कर दूं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, इसको लेकर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हैं। तो कहने का मतलब एज अ अवेयर सिटीजन आप कहीं किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो विद फैक्ट्स है, और फैक्ट्स भी सही प्रॉपर फैक्ट्स, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस का कोई डाटा है। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी, हर पॉइंट कोशिश होनी चाहिए कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, फिर तीसरे पॉइंट से रिलेटेड है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो, बट अगर हो तो बेटर है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ। एक्नॉलेज एंड काउंटर द अपोजिंग व्यू हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपका आर्गुमेंट अगेंस्ट में आ जाएगा। फॉर्मल टोन और लैंग्वेज, ठीक है जी, प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब वो, हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहते ना वो एक प्रोफेशनल की लैंग्वेज लगनी चाहिए, स्लैंग नहीं यूज करना है, यो हनी सिंह बेबी ये वो, ऐसे ऐसी भाषा नहीं यूज करनी है, मतलब यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, तो दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज योर आर्ग्यूमेंट वेल, क्लियर स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एंड कीप द इंडियन कंटेक्स्ट इन माइंड, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट से रिलेटेड एग्जांपल देंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार इंडियन कंटेक्स्ट में एग्जांपल देनी है, आप इंटरनेशनल कंटेक्स्ट दे सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इंडिया, और एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज को, बिल्कुल, पर ये नहीं करना कि इंडिया, मतलब कि देखो जी यहां तो सड़कें खराब हैं जी, बिल्कुल सिस्टम नहीं है जी, मतलब वो नहीं आना चाहिए, ठीक है, सिस्टम, अगर आपको लग रहा है कि उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है वेस्टर्न कंट्रीज का, तो आप फिर आप कहते हैं ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज, तो अगर आपको लग रहा है कि वहां सब कुछ ही बढ़िया और यहां सब कुछ खराब है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, सो यू नीड टू रीड गुड लिटरेचर, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयर करो पर वो कंस्ट्रक्टिव कंपैरिजन होना चाहिए, नॉट द कि आप सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ओके, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, क्लैरिटी। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी, बहुत ऐसे लच्छेदार अंग्रेजी लिखूंगा तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं कई बार बोलता हूं कि बी चेतन भगत, डोंट बी शशि थरूर, ठीक है, सिंपल इंग्लिश लिखो, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है, आपकी बात कन्वे हो जानी चाहिए, ठीक है, ओके, टाइम मैनेजमेंट, डिवाइड टाइम प्रॉपरली, ये ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको टाइमली कंप्लीट करना है। डोंट्स ये हैं कि वेग और
नहीं होना है, सिट ऑन द फेंस, के अवॉइड राइटिंग बोथ साइड्स इक्वली विदाउट मेकिंग योर पोजीशन क्लियर। मतलब ये है कि जब एक पक्ष की बात कर रहे हो तो उसके पॉइंट्स को प्रॉपर वैसे ही लिखना है। आप ऐसे मान के चलो कि अगर आप समझ के चलो कि आप उसका पार्ट हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप ऐसे समझ के चलो कि जब आप आर्ग्यूमेंट फॉर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी चॉइस, तो आप सोचो कि आप कहते हैं ना बीजेपी के वो हो, प्रॉपर, नॉट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी कहना गलत हो जाएगा, सॉरी। आप ये समझो कि एक कोई भी पक्ष है उसके आप प्रवक्ता हो, ठीक है, आप उसके जो है उसकी बात को रखने के लिए आप उसके प्रवक्ता हो, तो उसकी बात को प्रॉपर विद आर्ग्यूमेंट विद एविडेंस रखना है। फिर जब आप अगेंस्ट में लिख रहे हो तो बिल्कुल पाला बदल लो और दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बन जाओ, तो उस तरीके से लिखना है। तो दोनों चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, डोंट रिलाई ऑन इमोशनल अपील्स। यूपीएससी एक्सपेक्ट लॉजिक, फैक्ट्स, बैलेंस रीजनिंग, नॉट इमोशनल ड्रामेटिक लैंग्वेज, ठीक है, उस तरीके की भाषा लिखनी। अनवेरीफाइड फैक्ट्स और फेक डाटा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। कोई रैंडम कोई भी सर्वे हुआ था उसको आप कोट कर रहे हैं, ठीक है, डोंट डू दैट। डोंट यूज स्लैंग, इनफॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, पर्सनल एनेक्डोट्स। डोंट राइट लेंथी इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स, ठीक है जी। बी क्रिस्प, तो ये है आपका। डोंट अटैक और डिसरिस्पेक्ट अपोजिंग व्यूज, ठीक है। आप दूसरे के पॉइंट को अगर अपोज भी कर रहे हो तो वो कहते हैं ना, शब्दों की गरिमा बनी रहनी चाहिए। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, ठीक है, तो वो पॉइंट है आपके यहां पर। डोंट इग्नोर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ओके ओके, अब ये भी मत करो कि मैं जी बहुत स्मार्ट बन के पहला पॉइंट जो है पहला पॉइंट को थोड़ा शब्दों को चेंज करके पांचवा पॉइंट सेम लिख देता हूं। भाई साहब, जो एग्जामिनर जो चेक कर रहे हैं ना आपकी कॉपी, वो बहुत सालों से कॉपीज चेक कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है, तब उनको यूपीएससी की कॉपीज चेक करने का मौका मिला है। आप उनको इतना हल्के में मत लें कि आप जो है मतलब कुछ भी लिख के आ रहे हैं और उसको रीफ्रेज कर रहे हैं। ओके, कॉलेज में तो चल जाता था, यहां नहीं चलेगा, ठीक है। आपको 3 पॉइंट पता है, 3 ही पॉइंट लिख के आओ, सही से लिख के आओ, ठीक है। डोंट वरी अबाउट कि मैं ज्यादा पॉइंट लिख के आ रहा, सही होने चाहिए बस, ठीक है। चलिए, तो ये था when my argument is good, तो ये कुछ ऐसा निकलना चाहिए। तो that's all from my side. I hope the video serves the purpose and आपको समझ आया होगा, ठीक है जी। और क्या चीजें दिमाग में रखनी है मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, डूज एंड डोंट्स भी बताए। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट राइटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।